वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल कोर्ट एक्ट। अभी आज ही डीजीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, तो फॉर ऑल दोज कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। लेकिन अब ये प्रीलिम्स तो हो गया, तो मेंस की प्रिपरेशन पे आ जाओ। और मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है कमर्शियल कोर्ट एक्ट। आजकल कमर्शियल कोर्ट एक्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि ये समझ लो एक तरीके से वेव आई हुई है सिविल लॉज में, सिविल केसेस की कोर्ट्स में, जिसमें कमर्शियल कोर्ट एक्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस बनाता है। बेसिकली तो ये बहुत एक छोटा सा एक्ट है, माइनर एक्ट्स में काउंट होता है, लेकिन ये अपने अंदर इतना ज़्यादा वास्ट एरिया या वास्ट स्कोप कैरी करता है ना कि इसके बिना सिविल लॉज तो आजकल मतलब मानो ही मत। अच्छा, कमर्शियल कोर्ट एक्ट जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कमर्शियल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ट्रेड, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस से रिलेट करने वाला, ट्रेड से रिलेट करने वाला, मनी से रिलेट करने वाला, अर्निंग से रिलेट करने वाला, तो ये सब चीज़ें जो होते हैं ना वो कमर्शियल कहलाया जाता है। अब कोर्ट्स एक्ट, अब ये कोर्ट्स एक्ट का मतलब कि उन्होंने एक सेपरेट डिवीजन दे दिया, कोर्ट्स दे दी कमर्शियल से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक कैटेगरी बना दी। ठीक है, और उस कैटेगरी को गवर्न करने के लिए ये एक्ट बना दिया, और देयरफॉर दिस एक्ट इज नोन एज कमर्शियल कोर्ट एक्ट। ये आया 2015 में है, लेकिन इसकी जो हम कहें नींव रखी गई वो बहुत पहले रखी गई, लास्ट डेकेड में रखी गई, लेकिन वो 2015 में आया। तो वहाँ तक बनने तक, एक एक्ट को बनने के लिए क्या सारा प्रोसीजर चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है इसकी, और ये है इंट्रोडक्शनरी वीडियो। इसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगी कि क्या रीज़न था, क्या इंट्रोडक्शन था, क्या पर्पस थे, इस एक्ट की क्या पर्पस है। ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, वाई इट इज़ नीडेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। देयरफॉर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को मैं लाती रहूँगी डेली बेसिस पे, और ये इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि जैसे ही अगर आप 1990s की बात करें, तो वहाँ पे बहुत एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो प्राइवेट कंपनीज तो आएंगी। अब अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें, आफ्टर 2013 स्पेशली पीएम मोदी फोकस इन्होंने किया है कि फॉरेन जो वो हैं इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे बढ़े, फॉरेन से लोग आएँ और हमारे यहाँ ट्रेड करें, बिजनेस करें, और इंडिया को ना बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, एक इस होप से देखा जा रहा है कि ये गुड प्लेस है टू इन्वेस्ट, है ना, फॉर बिजनेस। तो ये सब चीज़ें हुई। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो क्या हुआ, बाहर की कंट्रीज आई, प्राइवेट बिजनेस बढ़ा। और इन्हीं के बाद फिर आया ये डेकेड, जो लास्ट डेकेड था, वो आया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का। ठीक है, या कहें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, पीपीपी का। तो अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ी, ट्रेड भी बढ़ा। और जब ट्रेड बढ़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो क्वारल्स भी होंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, केसेस भी होंगे। ठीक है, अब उन्हें सॉल्व कैसे करें, है ना। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे होता है मनी, टाइम इज़ मनी। अगर टाइम है तो मनी है तो टाइम, मतलब अब इन केसेस में अगर हम अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करें, सीपीसी को फॉलो करें या सीआरपीसी को फॉलो करें, तो ऑलरेडी कैरी अ लॉट ऑफ टाइम इन दैम। तो इसी चीज़ को, इसको कट डाउन करने के लिए ये वाला एक्ट जो है वो लाया गया। अब इसका जो सबसे पहला रीज़न है वो आया टाइम इज़ मनी, जैसे मैंने अभी बताया टाइम इज़ मनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ स्पीडी बेसिस, बहुत जल्दी से स्पीड से रिजॉल्व करना इंसॉल्वेंसीज को, फिर डिसीजंस को ना विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर देता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, फैक्टर्स हो गई, जो इस एक्ट को लाने के लिए ज़रूरी था, जिसमें कि फर्स्ट है टाइम, सेकंड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक बनाती है। ठीक है, ये हर साल वर्ल्ड बैंक जो है वो पब्लिश करती है। इसमें क्या होता है, हर एक कंट्री को एक रैंक दी जाती है। उस रैंक में ये देखा जाता है कि वहाँ पे कितना इजी है बिजनेस करना। उस इजीनेस के बेसिस पे एक रैंक हर कंट्री को दी जाती है, ऐसे ही हमारी कंट्री को दी जाती है। उस रैंक को इम्प्रूव करने के लिए
हमने ये वाला एक्ट लेके आए ताकि ईजी हो जाए हमारे यहाँ बिजनेस करना और हमारी रैंक इम्प्रूव हो जाए। तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे जॉब्स होंगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, ये सब होगा और उससे क्या होगी, इमेज बिल्डअप हो जाएगी। ठीक है, लॉ कमीशन ने 2013 में एक सुमोटो लेकर अपने आप ही एक रिपोर्ट पेश करी। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहा कि हमें नेसेसिटी है हमारी कंट्री में इस टाइम, एक बहुत इसेंशियल चीज़ है कि हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आए ताकि इंडियन जुडिशियल प्रोसेस पे एक क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाए इन द आई ऑफ वर्ल्ड। तो लॉ कमीशन ने 2013 में एक रिपोर्ट बनाई। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2003 की रिपोर्ट के बाद जो एक 188 रिपोर्ट जो है लॉ कमीशन ने पेश की, जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट के बारे में सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन के सामने लेके आया। ठीक है, कि आप कमर्शियल कोर्ट एक्ट लाएं और उसका इंट्रोडक्शन जो है लॉ कमीशन ने अपनी 188 रिपोर्ट में कही, जिसके बेसिस पे 2009 में कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट बिल आया, लेकिन ड्यू टू लैप्सेस ऑफ वेरियस डिफेक्ट एंड मैनी डिफ़िकल्टीज ये पास नहीं हो पाया। ठीक है, ये एक्ट जो है वो पास नहीं हो पाया और ये एक्ट नहीं, ये बिल पास नहीं हो पाया। देयरफॉर इट रिमेन एज बिल, ये रिमेन रहा ऐसे एज बिल ही रहा, क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता तो ये एक्ट बन जाता। तो 2009 में ये अटैम्प्ट जो है वो फेल हो गया। ठीक है, फिर लॉ कमीशन की 20th लॉ कमीशन आई, उसने एक फ्रेश एक्सरसाइज करी। फ्रेश एक्सरसाइज करने के बाद दोबारा से सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया और एक न्यू रिपोर्ट जो है, जिसका जो 253rd रिपोर्ट है वो पेश की गई और जिसके बेसिस पे एक 2015 में एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास हुआ। ठीक है, अब ये ऑर्डिनेंस जो है वो 31 दिसंबर 2015 को एनफोर्स कर दिया गया ऑन द इमरजेंसी बेसिस। ठीक है, ये जो डेट है 31 दिसंबर 2015, ये आज भी इस एक्ट की एनफोर्सेबल डेट है। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस तब होता है व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस, मतलब अभी पार्लियामेंट जो है वो काम में नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो होता है या स्टेट में कहें गवर्नर जो होता है वो एक ऐसे ही ऑर्डिनेंस लेके आते हैं अपने उस पार्लियामेंट्री एक्ट को करने के लिए और उस एक्ट को एनफोर्स करके उसको लॉ बना देते हैं और वो तब तक एनफोर्सेबल होता है टिल पार्लियामेंट या तो उसको चेंज ना करे या उसको एनफोर्स ना करे एक्ट बना के। तो ऐसे ही एक ऑर्डिनेंस लेके आए गए 23 अक्टूबर 2015 में, जो एनफोर्सेबल रहा 31 दिसंबर 2015 में। ठीक है, और उसकी वो जो एनफोर्सेबल डेट है वो आज तक है, लेकिन ये क्या हुआ बाद में, कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपीलेंट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट एक्ट 2015 के नाम से आया। सबसे पहले जब ये 2015 में आया तो इसका नाम था द कमर्शियल कोर्ट्स, द कमर्शियल डिवीजन एंड द कमर्शियल अपीलेंट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट एक्ट 2015 के नाम से है। ये एक्ट नंबर 4 था 2016 का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और बार दोबारा से रिवाइज करा दूँ कि ये जो ऑर्डिनेंस था ना, जो 2015 के 23 अक्टूबर को पास हुआ, ये एक्ट बन गया और इस एक्ट को नाम क्या कहा गया, द कमर्शियल कोर्ट, द कमर्शियल डिवीजन एंड द कमर्शियल अपीलेंट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट एक्ट 2015। अब चूंकि ये इतना बड़ा नाम था, अब इसे तो ऑब्वियस बात चेंज होगा, लेकिन उससे पहले ये एक्ट नंबर 4 था 2016 का, जिसकी एनेक्टेड डेट थी 31 दिसंबर 2015 एंड एनफोर्सेबल डेट थी 23 अक्टूबर 2015। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट का मतलब ये होता है कि ये पास तो 31 दिसंबर 2015 को हुआ, बट इट इज़ एनफोर्सेबल फ्रॉम 23 अक्टूबर 2015।
2018 में इसमें एक ड्रेस्टिकल अमेंडमेंट आया और 2018 अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि एनफोर्सेबल है 3 मई 2018 से और एनेक्टेड है 28 अगस्त 2018 से, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आया जिसने कि इस एक्ट को ना पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया। सबसे पहली चीज़ जो की गई ना वो ये जो इसका नाम था द कमर्शियल कोर्ट्स, द कमर्शियल डिवीजन एंड द कमर्शियल अपील एंड डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, इसकी जगह यहाँ पे कर दिया द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे चीज़ें चेंजेस हुए जो कि हम लेटर ऑन डिफरेंट वीडियोस में मैं पढ़ूंगी और एक सेपरेट वीडियो में इस 2018 के अमेंडमेंट पे भी लेके आऊँगी। तो इसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट में पूरा चेंज हो गया। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब अगर हम इसमें ले लें इसका प्रियम्बल ले लें, ठीक है। तो इसके प्रियम्बल ने क्या कहा है, द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 विच इज़ एन एक्ट नंबर 4 ऑफ 2016 enforceable enacted on 31st December 2015, the act to provide for the constitution किस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कमर्शियल कोर्ट्स को, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स को, कमर्शियल डिविजन्स को, कमर्शियल अपील एंड डिविजन्स को इन हाई कोर्ट्स फॉर एडजुडिकेटिंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, कि स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए, एंड मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है। इस चीज़ के लिए ये कमर्शियल कोर्ट एक्ट जो है वो बनाया गया था, जस्ट टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेसिफाइड वैल्यूज़। ये अभी मैंने 2 चीज़ें बताई हैं जो लेटर ऑन मैं इस आने वाली अपनी और वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।